स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज का एडिटोरियल पेज लेते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स हैं आज। एक तो ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पे आया है, जिसमें महाराष्ट्र के एक नेता को बेल मिल गई है पीएमएलए में। उस पे स्पेशल कोर्ट के कुछ कमेंट्स हैं जो हम कोट कर सकते हैं अपने किसी भी मेंस के आंसर में, उस पे है। दूसरा जो कॉलम है वो केरला के फिस्कल वनरेबिलिटी पे है, तो स्टेट स्पेसिफिक है। केरला की जो कंडीशन है उसका जो जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीएसडीपी है उससे संबंधित है। तो एक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का क्या योगदान रहा, आज की तारीख इंपॉर्टेंट है, उससे संबंधित कुछ डेटा है, कुछ पॉइंट्स हैं जो रेज किए जा सकते हैं। और एक ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि कंटेंट स्लॉट आधा घंटे का होना चाहिए, तो उसमें से ले लेते हैं। केरला वाला हम कवर नहीं करेंगे, स्टेट स्पेसिफिक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आप चाहे तो उनको रेडी कर सकते हैं ताकि एग्जाम में उस किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो पहला है अनलॉन्डर्ड ट्रुथ के ऊपर है, जिसमें स्पेशल कोर्ट इन मुंबई हैज गिवन बेल टू शिवसेना लीडर Mr. Sanjay Raut when he was charged with violating the Prevention of Money Laundering Act. He has done something of money laundering, मतलब पैसे को जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ब्लैक मनी को वाइट बनाने की कोशिश की जाती है, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें बेल तो दे दी है और ये भी कहा है कि केस बनता नहीं है, इलीगल केस किया है सरकार ने, पुलिस ने, इसलिए इसको बेल दी जाती है। ईडी ने गलत तरीके से ये दिखाया है कि ऐसा है। खैर ये तो बात हो गई कि उनको छोड़ दिया गया है, बट इस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ स्पेशल कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय है और भी बॉडीज हैं, माना जा सकता है ये सब पॉलिटिकल एंड्स के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, एंड दे शुड सी टू कि दे शुड नॉट बिकम अ केस्ड पैरेट। जैसे सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है केस्ड पैरेट है, तो उसमें बोला गया है कि ऐसे बहुत से नेता हैं जो अपोजिशन पार्टीज के हैं, उन पे केसेस मेकआउट किए गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन सिमिलर केसेस आर देयर विद अदर पीपल ऑल्सो, उनको नहीं लिया गया है, इसलिए ये रद्द किया जाता है। दूसरा ये बोला गया है कि इसमें खास बात यह है, जज ने सार्केस्टिकली बोला है, द ईडी वर्क्स एट ए ग्रेट स्पीड while making an arrest but proceeds with a trial at a snail's pace. ED officers seem to be aware only of section 19 power to arrest and section 45 stringent conditions for bail. मतलब जब किसी को अरेस्ट करने की बात आती है या बेल मिलनी हो तो बहुत एक्टिव हो जाता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, अदरवाइज जो उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन की स्पीड है वो काफी स्लो होती है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि उनको सिलेक्टिवली काम नहीं करना चाहिए, इम्पार्शियली काम करना चाहिए, और ये सरकारों के पॉलिटिकल एंड्स को मीट करने के लिए बॉडीज इस्तेमाल ना हो, इससे संबंधित एक एडिटोरियल है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि बहुत चर्चा में रहता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करता है। अगला एडिटोरियल है, ये है कंटेंट स्लॉट पे, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडेंस निकाली है कि जो आधा घंटे है एवरीडे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट इज ए गुड आइडिया इन डाइवर्स कंट्री विद माइग्रेट इश्यूज। अब ये कंटेंट इसका ये कहता है कि द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स 2022, ये गाइडेंस निकाली गई है, जिसपे सभी टीवी चैनल्स के ऊपर ये कंडीशन रखी गई है कि वो आधा घंटे के लिए किसी सोशल इश्यूज पर अपनी बात करेंगे ही करेंगे, उन्हें आधा घंटे के लिए इस पे बात करनी है। उन्होंने बोला है ये जो एरियाज हैं ये हैं एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये देखिए एरियाज दिए हुए हैं, इस पे आधा घंटे डेली बेसिस पर हर चैनल का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। एजुकेशन है, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी है, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वेलफेयर ऑफ वीमेन है, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन। लगभग ये 8 थीम दिए गए हैं। इन 8 थीम्स पर आधा घंटे का प्रोग्राम इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हर चैनल को बनाना पड़ेगा। यहाँ याद ये रखना है कि ये सिर्फ न्यूज चैनल्स पे नहीं है, सभी टीवी चैनल्स पे ये कवर की गई है, और इसकी अभी डेट कमेंसमेंट की आनी बाकी है, बट यहाँ पर ये सोशल कॉज के लिए इन चैनल्स को काम करना जरूरी है, ये बोला गया है। साथ साथ ये भी बोला गया है कि इसके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये गाइडलाइंस हुआ करती हैं,
और ये बोला गया है कि हमारे देश में 870 चैनल्स हुआ करते हैं जो यहाँ पर हैं, और बताया गया है डेटा के अनुसार कि 178 मिलियन 2021 में सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 42 मिलियन 2025 तक और जुड़ जाएंगे। तो एक लार्ज मास बेस है जो इन चैनल से जुड़ा हुआ है। अगर सोसाइटी की समस्याओं को इसमें लाया जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2008 के रिकमेंडेशन के अनुसार द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन की बात की थी कि ये पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन बनता है जिसकी तरफ मीडिया को बात करना चाहिए। मीडिया, आप देख रहे हैं कि मीडिया आजकल जो है वो हीटेड डिबेट्स और डिस्कशंस करता है। जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होती हैं, कुछ यूजफुल नहीं होता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, उसको देखने के लिए, अरेस्ट करने, एक तरीके से एड्रेस करने के लिए ये बात आई गई है, की गई है। याद रखना है, ऑल चैनल्स के लिए है और फॉरेन चैनल्स के लिए ये नहीं है। यहाँ पर फॉरेन चैनल्स नहीं होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। फॉरेन चैनल्स के लिए ये नहीं होगा। आधा घंटे के लिए प्रोग्राम आपको करना ही करना है। साथ साथ ये है कि अब इश्यूज ये हो जाएगा कि इसमें इशू क्या हो सकती है। एक तो ये है कि ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए अनफेयर है। द ब्रॉडकास्टर्स आर नॉट हैप्पी एज दे हैव टू पे hefty fee for their use, and any binding guidelines that adversely affect their commercial interest is not fair to them. Obviously उनके बाइंडिंग कर दिया जाएगा तो कमर्शियल इंटरेस्ट उनके सफर करेंगे। और डिस्क्रिशन जो है, नो सेट ऑफ मॉड्यूल्स और रूल्स ऑन द फॉर्मेट ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशंस लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ चैनल्स विच माइट क्रिएट सम chaotic। कोई गाइडलाइंस ऐसी भी नहीं है, ओनस चैनल्स के ऊपर है कि वो कंटेंट क्रिएट कैसे करना चाहते हैं। और कंपनसेशन नॉर्म्स क्या होंगे, जो एक्सपेंडिचर, जो देयर इज नो क्लैरिटी येट ऑन द कंपनसेशन, हु इज गोइंग टू पे द एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक सर्विस कंपोनेंट ऑन टीवी। इसका खर्चा कंपोनेंट है कंपनसेशन का, वो कहाँ से आएगा। ये कुछ इश्यूज हैं जो नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं जहाँ तक कॉमर्शियल डायमेंशन की बात है ब्रॉडकास्टिंग की, उसको लेकर है। तो ये अच्छा कदम है एक तरीके से, जिसमें obviously मीडिया इज द इंटरफेस बिटवीन द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। और अगर मीडिया ऐसी इश्यूज लेके आता है जो ये 8 एरियाज है, थीम है, इन पे आधा घंटे रोज प्रोग्राम बनाएगा तो सेंसिटाइजेशन गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ऑब्वियसली काफ़ी कुछ एड्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन है। साथ साथ यहाँ पर फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया का चैलेंज की बात भी आ जाती है कि मीडिया को फ्री रखना चाहिए, ज़्यादा ज़रूरी है। फ्री तो मीडिया रहेगा, इसमें बात नहीं है। पॉइंट ये है कि मीडिया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, तो मीडिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ कंटेंट क्वालिटी के लिए, फ्रीडम ऑफ राइट काइंड ऑफ मैसेज जो सोसाइटी को देना चाहते हैं। जिस तरीके से चैनल्स अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं वो तो किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं। तो ये छोटी सी लगाम लगाई है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी उठ सकती है कि इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी हो सकता है मीडिया सिलेक्टिवली सरकार विशेष या स्टेट विशेष या पार्टी विशेष के ही सोशल इश्यूज को कवर करे और उनको एक तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश करे। यहाँ इसका एक तरीके से मिसयूज हो सकता है। एक पॉइंट नेगेटिव ये निकलता। अगला आर्टिकल जो हम कॉलम देख रहे हैं वो है फॉरगॉटन इन इंडिया आफ्टर फाइटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेंचेस। अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस ने बहुत सहयोग किया था, बहुत बड़ा योगदान है। और वर्ल्ड वॉर 1 में तो यहाँ तक ये था कि भाई अगर हम लोग इंडियंस अंग्रेजों का सपोर्ट करेंगे तो हमको शायद आज़ादी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। दैट वाज नॉट द केस, बट ओबियसली इस इशू पर है कि 11 नवंबर 11th hour of 11th day of 11th month 1918 the guns fell silent in Europe। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत से लोग इसमें मारे गए। द मेमोरी ऑफ द ऑलमोस्ट 10 मिलियन बैटलफील्ड डेथ्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड 15 मिलियन इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज नाउ ऑनर्ड इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड नवंबर 11। अब ये 11 नवंबर जो सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मार्टियर्स हैं इनके लिए मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में कुछ आर्मी कैंटोनमेंट्स वगैरह में, कुछ ब्रिटिश कॉन्सुलेट इन कलकत्ता में तो कुछ हो जाता है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, इस विषय में कुछ नहीं हुआ है, ये होना चाहिए। अब यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंडियन ब्लड वॉज स्पिल्ड इन यूरोप and it was in Africa, West Asia and Asia. The memory of almost 10 million battlefield deaths in First World War and 50 million Second World War, मैंने आपको बताया।
तो इसमें क्या होना चाहिए, अब दो कन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई थी, एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की में सपोर्ट किया था, इट वॉज एट द कॉस्ट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल, हमें आशा थी कि हमको इस पे कुछ बेनिफिट मिलेगा। इवन गांधी जी वॉज टू इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग रिक्रूटमेंट फॉर द ब्रिटिश आर्मी। और जब बॉन्ड सरकार ने जारी किए तो ये कहा जाता था कि इनको जो बॉन्ड खरीद, सरकार को पैसा रेज करना है तो बॉन्ड ऐसे खरीदो, तिलक ने बोला था ये बॉन्ड ऐसे खरीदो जैसे अपनी आज़ादी के परचेज बॉन्ड्स हम खरीद रहे हैं। तो तिलक एंड गांधी जी सपोर्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिलित गांव ने 6 सितंबर 1939 को यूनिलैटरली भारत को वॉर में ढकेल दिया था। इवन तब भारत कांग्रेस की सरकारें कम से कम 8 राज्यों में काम कर रही थी, उनसे भी बात नहीं की गई थी, कांग्रेस से भी बात नहीं की गई थी और भारत को वॉर में ढकेल दिया गया था। इसके बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। पहले बताते हैं, अबाउट 1.5 मिलियन मैन वॉलंटियर टू फाइट इन द ग्रेट वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर कहा जाता है। इंडियंस मोबिलाइज 4 days आफ्टर ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर इन जर्मनी विद द सपोर्ट ऑफ नेशनलाइज्ड लीडर्स। मैंने आपको बताया 3 सितंबर को वॉर डिक्लेयर हो गई थी जर्मनी पे, इंग्लैंड और फ्रांस की, और 6 तारीख को अनाउंसमेंट हो गया था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। इंडियंस फॉट विद द वेलर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दे फॉट, Indians fought with valor, distinction in the trenches of Europe, West Asia and North Africa and earning 11 Victoria Cross. और Indians को 11 Victoria Cross मिले थे। Of those men, 74,000 never came back. India raised the largest ever volunteer army of 2.5 million for the Second World War too. इतने सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए थे। 87,000 of those men cremated or buried in war cemeteries around the world and in India. 87,000 उसमें मारे गए थे। 31 Victoria Crosses, 15% of the total went to the soldiers from undivided India. 15% Victoria Crosses ये इंडियंस को मिले थे। विदाउट इंडियन सोल्जर्स, नॉन कॉम्बेटेंट, और इसके अलावा जो और होते हैं जो कॉम्बैट नहीं करते हैं, चाहे वो मटेरियल मनी को सप्लाई, जो लेबर क्लास होती है, लेबरर्स वगैरह होते हैं, और लोग होते हैं जो खानसामे वगैरह होते हैं, वो सब भी इसमें शामिल रहे थे। लेकिन रिकॉग्निशन इस कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर ये नहीं किया जाता है इंडिया में, और जगह ये किया जाता है। तो ये उस पर एक कॉलम आया है कि इंडिया को इसे करना चाहिए, उसके बारे में है, नथिंग मोर देन दिस। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो कोमेमोरेशन होता है वर्ल्ड वाइड, उसके संबंध में है, क्योंकि सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई है तो कैसे इंडिया का रोल रहा, या कैसे फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया का रोल रहा, और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कैसे रेस की गई है फोर्सेस वगैरह, इससे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जा सकता है। आर्टिकल से इसी चीज़ पे है कि हमको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, इंडियंस प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बस इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कोई खास चीज़ नहीं है। And all these were the European forts to defend foreign lands. India was threatened in the Second World War by advancing Japanese forces who also came as far as Burma, Myanmar. They were repulsed in the battles of Imphal and Kohima in July 1944. जापान भी आपको याद होगा 1944 के अर्ली फेज में जापान ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया कैप्चर कर लिया था, अंडमान निकोबार कैप्चर कर लिया है, एंड दे वर अबाउट टू बॉम्ब और कैप्चर मद्रास कैप्चर करने वाले थे। ये उसके बारे में है। तो दिस इज द आर्टिकल्स फ्रॉम टुडे। केरल वाला हमने नहीं लिया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट जो रेट होता है, इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू रिसीट का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, 10% होना चाहिए। काफ़ी राज्यों का 10 से ऊपर है। और ये सब चीज़ों को, ये जो टेक्निकल टर्म्स आई हैं, इसको आप देख सकते हैं, केरला के बारे में है। और जो फ्रीबीज वगैरह होती हैं उससे बढ़ता हुआ फिस्कल डेफिसिट है, उससे संबंधित ये आर्टिकल हुआ करता है। चलिए, दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सफिशिएंट। जल्दी ही इसको हम रीडिज़ाइन करेंगे, इस कंपोनेंट को ऐसे कोशिश करेंगे कि कैसे आर्टिकल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साइड में पेज पर लिखकर हम कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।